दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर कुमुद दीक्षित। जैसा कि आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिसीज़, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं कंटेंट की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक है प्रोविजंस, पॉलिसीज़, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। देखिए, आपके सिलेबस में ये टॉपिक एज सच मेंशन होगा, लेकिन अगर हम इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको आंसर करेंगे। पहला पार्ट होगा पॉलिसीज़, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड देन पॉलिसीज़, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ और एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए और वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में एक उनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए उनको डिस्कस करे बिना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम बिफोर इंडिपेंडेंस वाले प्रोविजंस और एक्ट्स और पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में आप आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली पॉलिसीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश को 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, लेकिन उससे पहले काफ़ी पॉलिसीज़ और एक्ट्स और प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए गए जिन्होंने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में मदद करी। इन सभी पॉलिसीज़ का एम था ताकि हमारी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और इंडियन पॉपुलेशन की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। और अगर हम कहें, ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो कि आज हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसकी फाउंडेशन अगर देखें तो वो बिफोर इंडिपेंडेंस जो भी प्रोविजंस और एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में काफ़ी मदद करी। तो इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो पहली पॉलिसी होगी मैकाले मिनट्स, जो कि 1835 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस मिनट्स ने प्रपोज़ किया एक ऐसे इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को जो कि ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन पे कम्प्लीटली बेस्ड हो। इसीलिए इसने टीचिंग ऑफ इंग्लिश पे मेन फोकस किया। साइंस और टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया गया। अगला अगर हम देखें तो वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी अगर बात कहें तो ये फर्स्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित था। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को जिसने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के माध्यम से डिस्कस किया। इस डिस्पैच ने एम्फसाइज़ किया कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया जाना चाहिए जो कि इंडियन पीपल की नीड्स और रिक्वायरमेंट को मीट करे, उनके लिए यूज़फुल हो। इसीलिए इसने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स हर विलेज में और हायर एजुकेशन सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कही, और जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके स्कॉलरशिप के प्रोविज़न के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया। इसके बाद अगर हम देखें हंटर कमीशन, जो कि 1882 में आया। इस कमीशन को अपॉइंट किया गया ताकि वुड्स डिस्पैच के बाद जो भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुए या प्रोग्रेस हुई, उनके बारे में ये कमीशन रिव्यू कर सके और उसमें जो भी चेंजेस लाए जाने चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर सके। इस कमीशन ने गवर्नमेंट को उस समय रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एजुकेशन के लिए और एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना होगा ताकि एजुकेशन की डेवलपमेंट हो सके हर लेवल पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में एस्टैब्लिश किया गया और इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को ये पावर दी ताकि वो डिग्रीज़ ग्रांट कर सके। इसने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी कहा और फाइनेंशियल असिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ को दी जा सके ताकि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। इसके बारे में भी इस यूनिवर्सिटी एक्ट के माध्यम से बताया गया।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो सैडलर कमीशन है जो कि 1917 में आया और ये कमीशन अपॉइंट किया गया था ताकि हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था उसके बाद एजुकेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ उसको रिव्यू करने के लिए ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से रीऑर्गेनाइज़ किया जा सके ताकि वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। अब अगर हम यहाँ पर देखें वोकेशनल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि भारतीय नौजवानों को रोज़गार देने की कोई बहुत मंशा थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ ये था, दे जस्ट वांटेड इंडियन पीपल फॉर डूइंग देयर मीनियल जॉब्स। उनको क्लरिकल और जो छोटे छोटे काम के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती थी उसके लिए वो इंडियंस को एजुकेट करते थे, उनको नॉलेज देते थे और फिर क्लरिकल टाइप जॉब्स के लिए उनको अपॉइंट कर लेते थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो कि 1919 में आया। इस रिफॉर्म के माध्यम से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई। देखिए जैसे कि अभी हमारा कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट मेन जो है जो सेंटर पे काम करती है, उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं अंडर द रूफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह से उस समय में स्टेट्स ना हो के प्रोविंसेस थी, तो इसीलिए इस रिफॉर्म के माध्यम से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में कहा गया। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने खुद के एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करें और अपने प्रोविंस के हिस्से में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड वो खुद ही पॉलिसीज़ एजुकेशन से रिलेटेड बना सकें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में आया। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, इस एक्ट में फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और इसने डिवीज़न ऑफ पावर इसके बारे में फोकस किया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर की बात कही गई। एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने खुद के एजुकेशनल सिस्टम्स अपने प्रोविंस की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के एजुकेशनल सिस्टम्स को सेट कर लें। इसके बाद अगर हम देखें सार्जेंट रिपोर्ट जो कि 1944 में आई, ये जो रिपोर्ट थी ये प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिंस सैडलर कमीशन 1917 में जो आया था उसके लिए ये कमीशन का गठन किया गया था और इस रिपोर्ट ने ये रेकमेंड किया कि एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिसमें एक यूनिफॉर्म करिकुलम फॉलो किया जाए और स्टैंडर्डाइज्ड टेक्स्ट बुक्स ऑल ओवर द कंट्री इंट्रोड्यूस की जा सकें। सो दिस वाज सार्जेंट रिपोर्ट। तो अगर हम देखें ये सारी की सारी जो भी कमीशंस आई या जो भी प्रोविजंस आई या पॉलिसीज़ आई बिफ़ोर इंडिपेंडेंस, इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक रिफ़ॉर्म करने के लिए या एक एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन को ले करने के लिए। तो जिस तरह से अब हमारा एजुकेशन सिस्टम आज दिखता है ना, तो बिफ़ोर इंडिपेंडेंस जो भी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो भी ये प्रोविजंस या पॉलिसीज़ या एक्ट्स आए उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम करंट एजुकेशन सिस्टम को शेप करने में बहुत मदद करी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।